अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। से स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ तकनीकी मसाइल लड़े आ गए थे। आपके आज ऐसे टॉपिक्स हैं और ऐसे गर्मा गर्म सवालात हैं कि आपकी नाजरीन, आप भी अपने कमेंट्स और अपने सवालात जो हैं यही सोच कर रखिए कि आज हमने सैटी साहब को जाने नहीं देना। और जो आज की सारी मौजूदा हमारे मेन्यू है न्यूज का, उसको हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो जो अफगान एम्बेसडर पाकिस्तान में, उनकी साहिबजादी का मुबैना तौर पे अगवा होना, तशद्दुद होना, वापस आ जाना, हुकूमत की रिस्पॉन्स, वजीर दाखिला का कहना कि वो कोई अगवा नहीं था। इससे जो सारी कुछ सिफारती एम्बेरसमेंट या जिसे एक सिफारती हमारे लिए सिचुएशन या क्राइसिस खड़ा हुआ है, उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही में जो अफगानिस्तान में बहुत लहजा ब लहजा बदलती हुई सूरत हाल है, वो किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस और मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, ये इसके ऊपर भी बात होगी। आपको नाज़रीन, आपके इल्म में है कि उधर चीन के जो बाशिंदे हैं, शहरी जो हैं, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। और ये और तो और, आज मरियम नवाज शरीफ ने भी आज़ाद कश्मीर के जलसे में कह दिया कि अफगान एम्बेसडर की बेटी का जो अगवा का मामला है, उसके ऊपर हमें माजरत करनी चाहिए। और अभी अब आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। दूसरा बड़ा टॉपिक जो हमारा है, वो एक बहुत ही बड़ा आलमी स्कैंडल, जो कि इसराइल ने मुख्तलिफ ममालिक की जासूसी के लिए एक तरीकाकार अपनाया हुआ था। हिंदुस्तान ने उनसे वो मुस्तार लिया, अपने ही पॉलिटिशियंस, अपने ही सहाफ़ियों की जो है वो जासूसी कर रहे थे, उनकी बातें, उनकी फ़ोन कॉल्स इंटरसेप्ट कर रहे थे। और ये भी हमारे इल्म में आया है कि पाकिस्तान के नंबर भी, जिनमें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक पुराना नंबर भी शामिल है, और भी चंद लोगों के नंबर जो थे वो ये स्पाईवेयर जो है, ये जासूसी का जो टेक्नोलॉजी है, ये उसको कैच करी थी। और अहमद वकास गुराया एक ब्लॉगर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो कि पहले गायब हो गए थे, पाकिस्तान में अगवा हुए, रिहा हुए, मुल्क से बाहर चले गए। इस वक्त वो हॉलैंड में मुकीम हैं। उनके कत्ल की एक साजिश जो है वो उभर कर सामने आई है। बरतानवी हुकाम के मुताबिक उन्होंने एक शख्स को पकड़ा है जो कि नौजवान है, और उसने कहा है कि वो इसी नीयत से उसने नेदरलैंड्स का दौरा भी किया था कि ये वो कत्ल कर सके। ये किस हद तक बात जो है सीरियस है, किस हद तक इसकी सच्चाई क्या है, इसके पीछे कौन है, इसके ऊपर भी बात बात करेंगे। और फाइनली आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन, जो कि इस वक्त बड़ी गर्मा गर्म कैंपेन आगे बढ़ रही है, और उसमें पार्टियों की क्या पोजीशन है, और खुसूसन चंद स्कैंडल जो सामने उभर कर आए हैं, जिनमें कि ये भी कहा जा रहा है कि धांधली के लिए कुछ पैसों की लेन देन और सौदेबाजी भी हो रही थी। किस हद तक इन दावों में हकीकत है, ये भी जानेंगे। सुलंगी साहब और नजम सैदी साहब दोनों मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आज इनसे, दोनों से इनकी राय और तबसरे लिए जाएं। और हमारा जो अगला है मौजू, वो इसके हवाले से है। ये जो एक बड़ा स्कैंडल खुल के आया है कि इंडियन जर्नलिस्ट के, इंडियन पॉलिटिशियंस के और इसराइल की एक स्पाईवेयर जो तरीकाकार है, उसको इस्तेमाल करते हुए एक नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म का ग्रुप है, उन्होंने ये इसको यूज किया है, और इससे सारे जो है अनकवर किया है कि कौन कौन, कहाँ कहाँ, किस किस की जासूसी हो रही थी। इसमें पाकिस्तान के हवाले से मेरे ख्याल से मैं चाहूंगा कि आप हमें बताएं कि क्या पाकिस्तान के भी कुछ नंबर जो हैं वो सामने तो आए हैं, यहाँ भी वो जासूसी का जो दायरा है वो फैला हुआ था। क्योंकि अगर अगर ऐसी बात है, तो फिर तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारी जो बहुत सारे टॉप लेवल के ऊपर फैसला साजी है, वो भी एक्सपोज है। देखिए रजा, ये तो अब स्टोरीज निकल रही हैं और हम वही बात कह सकते हैं जो स्टोरीज में लिखी है। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी और भी इंफॉर्मेशन है मेरे पास, मगर जो स्टोरी है वो तो यही है कि पेगासस सॉफ्टवेयर इजरायली सॉफ्टवेयर है। इससे कोई 50,000 से ज्यादा लोगों को ट्रैक डाउन किया गया और उनकी सेल फोन्स को हैक किया गया। और उसमें बहुत से ममालिक जो है उनके लोगों का, उनके जर्नलिस्ट का, उनके पॉलिटिशियंस का, वगैरह वगैरह, उनके रियासत के इदारों के लोगों का, उनके फोन्स को हैक करने की कोशिश की गई। और ये नहीं पता कि कितनी कामयाबी हुई है कि नहीं, मगर ये सारी है। और उससे बड़ी हैरानगी की बात है, मतलब है कि सेंट्रल एशियन की कुछ ममालिक हैं, फिर मेक्सिको। अभी आई वाज सरप्राइज्ड, मेक्सिको सबसे ज्यादा टैपिंग जो है मेक्सिको,
सब ऑब्वियसली CIA सबसे ज्यादा, उससे तो कोई शक ही नहीं है। मगर इंडिया और भी ममालिक हैं। तो अब हमें ये, और जाहिर है ये भी लिखा है कि हंड्रेड्स की तादाद में पाकिस्तान, थाउजेंड्स की तादाद में इंडिया, और मेक्सिको जैसे तो कहते हैं 10,000 एंड अबव एंड सो ऑन। अच्छा, अब बात ये है कि इंडिया में तो शोर पड़ा हुआ है, उन्होंने वहाँ की जो मीडिया है वो इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, मगर जो पाकिस्तान का जो सिलसिला है इसमें एक पॉइंट आया है इस स्टोरी के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कोई पुराना नंबर है जो कि फोकस में था, उसको शायद टारगेट किया गया था। अच्छा, अब यहाँ तक तो ऑफिशियल न्यूज। अब कुछ मेरे पास भी कुछ चिड़िया की कुछ खबरें हैं, पूरी तो नहीं करूंगा नहीं तो बंद हो जाएंगे आप, मगर हमारे भी प्राइम मिनिस्टर साहब के 2-3 नंबर्स जो कि शक था कि ये उनके नंबर्स हैं, और हमारे आर्मी चीफ के भी 2 नंबर्स जो कि शक था उनको कि शायद ये उनके नंबर्स हैं। अब यू एंड आई हैव नो वे ऑफ नोइंग कि वो जो नंबर्स हैं वो यकीनी तौर पे हमारे आर्मी चीफ के या हमारे प्राइम मिनिस्टर के थे, वी डोंट नो, बट आई डू नो दैट प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ वर टारगेटेड। कामयाबी हुई नहीं हुई, वो जो नंबर्स घूम रहे हैं ये उन्हीं के थे या कोई और किसी और के थे, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता। मगर मैं समझता हूँ कि अगर मेरी चिड़िया यहाँ तक कुछ खबर ले आई है तो इदारों को भी अब पता लग गया होगा कौन से नंबर्स उनके लीडर्स के टारगेट हुए हैं, कितने लोग उनके जो हैं इंडिया ने टारगेट किए। अलबत्ता जो कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिन जिन को टारगेट किया है वो तो जाहिर है हमें नहीं पता, उसमें बहुत से लोग हो सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ जो इंडियंस ने पाकिस्तानियों को टारगेट किया है, पाकिस्तानियों ने भी हो सकता है कि इंडियंस को भी टारगेट किया हो, पाकिस्तानियों को भी टारगेट किया हो। दिस इज द गेम दैट्स गोइंग ऑन। ये बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर है, ये काफी अरसे से ये बात चल रही है इस सॉफ्टवेयर की, और अब तो बहुत बड़ी शोर पड़ा हुआ है बाहर वेस्टर्न ममालिक के अंदर कि ये ह्यूमन राइट्स को इसको रोका जाए, ये इसको इसको बैन किया जाए, एंड गवर्नमेंट शुड स्टैंड अप। मगर अफसोस इस बात का कि गवर्नमेंट ही तो खरीदती हैं इस किस्म के सॉफ्टवेयर को अपने जासूसी के लिए तो वो कैसे इसको रोकेंगी? और अब तो होगा यही कि रोग गवर्नमेंट जो है, जहां जहां डिक्टेटरशिप्स हैं, वो टारगेट करेंगे अपने अपोनेंट्स को। और वैसे भी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, देखिए ना, इसराइल सॉफ्टवेयर, इसका मतलब है इसराइली गवर्नमेंट जो है इसराइली की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनके पास तो सारा डेटा है ना। बाकी जो है कि उन्होंने इस कंपनी को कहा बेचो, कोई बात नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, हमारे पास तो सारा कुछ है ही है। तो वो अब वहां से बैठ के किस किस को टारगेट कर रहे हैं, दैट वी डोंट नो। हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि उन गवर्नमेंट्स ने जिन लोगों ने खरीदा है इनसे, वो किस किस को टारगेट कर रहे हैं, या ब्रॉडली स्पीकिंग। तो दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग दैट्स हैपनिंग, जी एंड सो जी। और इस आप वक्त देखें कि हिंदुस्तान में तो राहुल गांधी का फोन उन्होंने रखा हुआ था। इलेक्शन कमीशन, आज गार्डियन की डिटेल रिपोर्ट है जिसमें कि सारे नाम है हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन, वहाँ के एनजीओ के रहनुमा, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, 40 से ज्यादा जर्नलिस्ट जो कि क्रिटिकल है मोदी गवर्नमेंट के बारे में, और एक पूरी फहरिस्त है। और यकीनन आपने वो मेक्सिको का भी जिक्र किया, वहां पे ड्रग कार्टेल्स और ये वो भी उसमें इंटरेस्ट होता है अमेरिकी हुकाम का, जैसे आपने पहले कहा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ तो बड़ी यहाँ पर एक वो चल रही थी ख्वाहिश कि इसराइल को तस्लीम किया जाए या उस तरफ बात की जाए। अब इस मूव के बाद जो है, मुझे नहीं पता कि वो पब्लिक ओपिनियन मजीद जो है वो स्वय होगा इससे। आप समझते हैं ऐसा? सही कह रहे हैं, यूएई गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल, हाँ वो तो इसराइल के बड़े करीब हैं, और उन्होंने भी ये सॉफ्टवेयर बड़े काफी पैसे देके खरीदा है, उन्होंने भी बड़े अपोनेंट्स को और रीजन के अंदर लोगों को टारगेट किया हुआ है। तो इसराइलीज एंड यूएई आर वर्किंग टुगेदर आल्सो। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि ये आपने अभी पूरी कहानी सुनी नहीं है, अभी कहानी आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी। मगर अब मसला ये है कि ये इसको रोका कैसे जाएगा, हम्म। बहुत मुश्किल है। अब सॉफ्टवेयर किस किस्म का बनना पड़ेगा, किस किस्म के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे उन लोगों को जो कि अपना डेटा जो है उसको खुफिया रखना चाहते हैं।
शुक्र है आप और मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं है, हम तो कहते हैं आके हाँ आप देखो, तो मुर्तजा बड़े कहके लगा रहे हैं, इसका मतलब है ये कुछ थोड़े गिल्टी लग रहे हैं मुझे। भाई हम तो रियल लाइक एन ओपन बुक, हमारे पास जो होता है हम यहाँ कह देते हैं यार, कोई जरूरत नहीं हमारे फोन के पीछे आने की। मेरे पास जो कुछ होता है वो ट्वीट हो जाता है, हाँ या एग्जैक्टली। या 9 बजे हम आकर जो है वो लोगों को बता देते और मुझे जाके सोने से रोक देते हैं और फिर मेरे से बातें करवा लेते हैं, तो हम तो आप पूरी ओपन बुक। आप दोनों के साथ तो मसला ये है कि यू शेयर टू मच इंफॉर्मेशन। कुछ भी जो उल्टा करे। अच्छा बहरहाल, मैं तो बढ़ते हैं आजाद जम्मू और कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन की तरफ। देखिए, उस कैंपेन करने से पहले आपने पहले जिक्र किया कि पॉलिटिशियंस इस अफगान एम्बेसडर वाले मसले के ऊपर कुछ खामोश या उस तरह से उन्होंने नहीं मुजाहरा किया। चंद एक बयान तो आए हैं पीपीपी की तरफ से भी, पीएमएल की। नवाज शरीफ ने जी, माजरत की है, मरियम ने जलसे में ये बात लेकिन किया। मरियम ने जो आज जिस अंदाज से कहा है, मेरे ख्याल से वो, हम उसका एक छोटा सा क्लिप चलाते हैं, कुछ ही सेकंड का है, वो देखिए और फिर उससे आगे बात शुरू करते हैं एजे के इलेक्शन की। जी जरा वो क्लिप प्ले कीजिए मरियम नवाज वाला, अगर वो है हमारे पास। भारत खान की बच्ची इस्लामाबाद से दिन दिहाड़े अगवा हो गई। हम बतौर कौम आपसे माजरत खा हैं, लेकिन हम बहुत मजबूर हैं। हमारा आटा, चीनी, रोटी, बिजली तो इसने छीन ही लिया। हमारे सरों पर इन सिलेक्टर्स ने ऐसा नालायक और नाअहल हुक्मरान मुसल्लत किया है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और आजाद कश्मीर से इसकी जान छुड़ाए। मैं अफगानिस्तान की हुकूमत को, अफगानिस्तान को ये कहना चाहती हूँ कि हम बतौर आपके भाई और बहने बहुत शर्मसार। जी, अपॉलॉजी भी कर दी, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर कमेंट भी हो गया, सेलेक्टर्स को भी सुना दिया, और छुट्टी का जो है वो इंदिया भी दे दिया। सैटी साहब 4 in 1, 4 छक्के मारे हैं मरियम नवाज ने। नवाज शरीफ ने भी ट्वीट किया है 4 घंटे पहले, और अच्छा, उसमें उन्होंने चीनी इंजीनियर्स पे जो हमला हुआ उस पर भी जो है उसकी भी मजम्मत की है, और अफगान सफीर की बेटी से का मुबैना अगवा उसको भी इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मजम्मत करार दिया है, और सिलेक्टेड का भी जिक्र है और सिलेक्टर्स का भी जिक्र है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सैदी साहब, की बात ये है कि मरियम और नवाज शरीफ साहब, जैसे आप हम सब शर्मिंदा हैं कि हमारे इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर ऐसी चीज हो गई। अभी सोलंकी साहब ने ये पूछा था कि हमारी एजेंसियां कहाँ थी, सोई हुई थी। तो जाहिर है शर्मिंदगी तो है कि ये कैसे हो गया और क्यों हुआ, और अभी तक हम इसका कोई जवाब नहीं ढूंढ सके। मगर बड़ी जो चीज मैं देख रहा हूँ इसमें, वो मैं ये देख रहा हूँ जो मुझे पहले दिन से बड़ी परेशानी थी कि अगर ये एक ऐसा वक्त ना आए कि हमारे सियासतदान जो ऑपोजिशन में है, वो मरियम वाली बात है कि अगर वो अब आपकी फॉरेन पॉलिसी या आपकी नायलियां जो हैं सिक्योरिटी एजेंसियों की, उसके ऊपर तबसरे करने शुरू कर देंगे, तो फिर ये वाजे हो जाएगा कि आप जिस किस्म के कंसेंसस ढूंढना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, वो कंसेंसस आपको नहीं मिलेगा। अब बात यह है कि हम शर्मिंदा क्यों हैं? हम शर्मिंदा इसीलिए ना कि वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड सॉल्यूशंस टू सम ऑफ दीस क्वेश्चंस, और इसीलिए मरियम ने लिंक कर दिया है विद इमरान खान नायली, और साथ ही ये कह दिया कि सिलेक्टर्स ने किस किस्म का बंदा लाके मुसल्लत कर दिया हमारे ऊपर। अब बात ये है, मैं कब से कह रहा हूं कि मुल्क जो है उसको वो घेरे में आ चुका है। मईशत बैठ गई है, अमेरिका तलवार लेके बैठा हुआ है, सारी रीजन जो है वो आपको डू मोर कर रही है और आपको अक्यूज्ड के तौर पे बैठा दी है। और आपके हालात ये हैं कि आपके मुल्क के अंदर कोई कंसेंसस नहीं है, शदीद डिविजन्स हैं। अब ये ऐसा मौका है जबकि सारे मुल्क को एक ही रवैया होना चाहिए, एक ही आवाज होनी चाहिए। ये नहीं कि इमरान खान साहब की एक आवाज और मरियम की दूसरी आवाज, या बिलावल की तीसरी आवाज, तो ये बहुत नुकसानदेह है। मगर आपने ऑपोजिशन को ऐसी जगह पे धकेल दिया है जहां से अब उनके पास कोई चारा नहीं है। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो इमरान खान को अटैक करते हैं, मगर आजकल क्योंकि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट एक सफे पे क्लेम करते हैं हम हैं, तो फिर इनडायरेक्टली अटैक आ जाती है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर।
देखिए ना, सिलेक्टर्स का नाम तो आ गया ना, डायरेक्टली नहीं आया, इनडायरेक्टली तो आ गया ना, आपने ये इसको रखा है, ये हुकूमत नहीं चला सकता। अब सबको पता है इसके पास सिक्योरिटी तो इसके पास नहीं है ना, वो तो कहीं और है। मगर आपने इशारा तो इनके ऊपर कर दिया ना, जी कि जी अगर जी आपके हमें साथ लेके नहीं चलेंगे और इसी को डिफेंड करेंगे, इस सिलेक्टेड को, तो फिर ये सहना पड़ेगा आपको। अब मियां साहब ने भी ये बात कह दी, मरियम ने भी कह दी। मरियम तो 2 दिन से कह रही हैं कि सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड एक सफे पे नहीं है, वो तो कागज फाड़ फाड़ के फेंक रही हैं अपने रैलीज के अंदर कि फारग हो गए, एक सफा नहीं रहा। शेम तो पेज, वो कह रही है हाँ, सेम शेम पेज पेज, को शेम पेज बन गया है। शेम पेज बन गए। तो अगर नहीं बना तो वो बनाना चाह रही हैं, ऐसे ही है ना। और जी ये ऐसे मेरा ख्याल है एक और उनकी तरफ से, नून लीग की लीडर्स की तरफ से एक और, जैसे कहते हैं ना, एक मिसाइल है कि आप टिके रहेंगे इसके साथ तो फिर हम मजबूर हैं, हम जब इसको अटैक करेंगे तो इनडायरेक्टली आपके ऊपर भी आएगी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज के इश्यूज हैं, सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं। और यही मैं कह रहा था पहले दिन से कि इस किस्म के मौके में जब आप घेरे में हैं, तो आपको यहाँ एक नेशनल कंसेंसस चाहिए। और इमरान खान नेशनल कंसेंसस क्या छोड़े, बना क्या सकता हो, तो तोड़ रहा है। वो तो ऑपोजिशन को किसी स्टेज पे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, बैठने के लिए तैयार नहीं है, ब्रीफ करने के लिए तैयार नहीं है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का जो नुकसान होने जा रहा है, बिकॉज इस मुल्क में कंसेंसस नहीं है, और वो कंसेंसस इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब कंसेंसस बनने नहीं देते, तो फिर ये इसका नुकसान जो है इमरान खान को तो इतना नहीं होगा जितना नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान को होगा। दिस इज व्हाट आई वाज वरीड अबाउट, और वो हो गया, वो शुरू हो गया सिलसिला। बिल्कुल बिल्कुल, ये यही बात आपने कई बार पहले लिखी भी अपने इदारियों में, और यहाँ भी कही है, दीगर फोरम्स पे भी कही है। तो ये एजेके के हवाले से अभी ये क्लिप्स भी आपने देखे कि वहां पे कैंपेन बड़ी इफेक्टिव जारी है। वो कुछ धांधली की भी खदशात और खतरात जो है वो सामने आए हैं वहां पर। अफसरों के तबादले भी अमल में आए हैं, सौदेबाजियों का जिक्र हुआ है, मरियम ने भी जिक्र किया है, वहां के कुछ लोकल जर्नलिस्ट ने भी किया है। क्या इन दावों में कुछ हकीकत है? सैदी साहब, ये मेरे ख्याल से देखने वाली बात है, क्योंकि इस तरह के इल्जाम तो लगते रहते हैं। हकीकत है, ओके। बिल्कुल हकीकत है। 2 बातों में हकीकत है। एक ये कि वहां धांधली की पूरी तैयारी हो रही थी और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट थी उन लोगों की जो सेलेक्ट करते हैं। अब वो क्या उसके पीछे बैकिंग थी या इंडिविजुअल एफर्ट था, ये नहीं पता, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ये बात सही है कि कुछ अफसर जो कि वहां करते धरते थे, उन्होंने कुछ कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके के साथ कि एक शख्स को जिताया जाए और पीटीआई की जीत की जाए और उस शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और उस शख्स के इल्जाम ये है कि उस शख्स ने पैसे भी दिए। और ये भी हकीकत है कि ये जो अफसर है इनको बुला लिया गया है और बुला के इनकी अच्छी खिंचाई हुई है, और और जिस इदारे के साथ इनका ताल्लुक है उनको इन द लूप नहीं लिया गया। तो अब ये फौज के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी हो गई है। ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। ये मैं इसको आपको बता नहीं सकता कितना ये अहम है। तो इसलिए आगे अब बात ये है कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर तो, क्योंकि इसमें तो फिर नाम तो आएगा ना, बॉसेस का नाम आएगा, बॉसेस का नाम आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज वेरी ट्रिकी एंड इट कैन बी डेंजरस। और इस वक्त जबकि हम अगेन एज आई सेड वी आर सराउंडेड बाय एनिमीज, ऐसी चीज होना, सोचना भी कि आजाद कश्मीर के अंदर धांधली करवाई जाए। हम कहते हैं कि हेल्ड कश्मीर के अंदर धांधलियां होती हैं। आज अगर दुनिया को ये पता चल गया कि हम तो अपने कश्मीर के अंदर भी धांधली करते हैं, तो फिर आप सोचिए आपके कश्मीर स्टांस के साथ क्या होगा। और अब जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि पुराने जमाने में तो हमें ये कहा जाता था कि आजाद कश्मीर के अंदर ज्यादातर धांधली करने की जरूरत नहीं होती। आजाद कश्मीर के लोग, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, उसी को वोट देते हैं, बिकॉज जाहिर है उसके भी 3 साल रहते हैं। ये राइट इन द मिडिल ऑफ गवर्नमेंट की टर्म में ये आता है। आजाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हैं वो नेशनल इलेक्शंस के साथ नहीं होते, बाद में होते हैं। तो जो गवर्नमेंट आती है तो वहां के लोग यही समझते हैं, लो जी वो बैठे ने, पैसे भी उन्होंने देने ने, चलाते भी वही पे ने, नॉमिनेट भी वही करते हैं सबको, प्राइम मिनिस्टर भी वही चुनते हैं,
पूरी वो कमीशन है, कमेटी है आजाद अफसरान, कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है हाँ वो सारा कुछ वही होता है। उन्हें पता ही जी तो इस्लामाबाद से सारा कुछ होता है, तो जाहिर है लोग फिर अपना वोट जाया नहीं करते। तो जो लोग जो बैठे होते हैं वही हमेशा जीतते हैं। इस दफा एक नई चीज नजर आ रही है, आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, मरियम के जो जलसे हो रहे हैं बहुत बड़े जलसे हो रहे हैं, और खान साहब के जो जलसे हो रहे हैं इतने बड़े नहीं हो रहे। अ, अब ये बड़ी, और ऊपर से बिलावल साहब जो हैं वो उठ के चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, और आसिफा को कह दिया है कि वो जाके करे। जी। अब यहाँ आसिफा ने आजाद भी बड़ा कश्मीर, जलसा किया हाँ बड़े, वैसे। ठीक है। तो अब बात ये है कि डिवाइड हो रहा है वहाँ, ये पहली दफा ऐसे है। आमतौर पे इतनी बड़ी डिवीजन नहीं होती है आजाद कश्मीर में। अब जो हैरानगी की बात तो ये है, ये नहीं है कि आसिफा को लोग सुनने आ रहे हैं। लोगों के ज़हन में तो ये तो है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कोई समझौता हुआ है, तो हमें नुकसान नहीं होगा, हवा तो उधर ही है। मगर मरियम को जो सुनने आ रहे हैं और जिस जज्बे के साथ वो सुन रहे हैं, इसका मतलब है मियाँ साहब का जो बयानिया है वो बरकरार है, जिंदा है और तड़प रहा है। और आजाद कश्मीर के अंदर भी लोग पहली दफा ये सोच में पड़ गए हैं कि यार इस दफा फिर हमने सिटिंग गवर्नमेंट को नहीं देना, या ये कि ये गवर्नमेंट छुट्टी होने वाली है, ये रहेगी नहीं, मियाँ साहब आण ही आण, आवे आवन। तो इस किस्म की तो इस किस्म की अब वहाँ कुछ लहर या हवा चलने लगी है, जिसकी वजह से जो रिस्पांस मरियम को मिल रही है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। तो इससे ये हो सकता जी, है कि वहां फिर जब इलेक्शन 25 कब है, इलेक्शन 5 तारीख को है मेरा ख्याल है, 25 25 को 25 जी को 25 25 25 को है। तो 25 को जब इलेक्शन है तो अब अगर धांधली हुई तो वहां शोर पड़ जाएगा। आफ्टर व्हाट वी नो कि वहां क्या होने जा रहा था। तो अब और अगर वो स्प्लिट वोट हुआ तो ये तो बहुत ही दिलचस्प नई डेवलपमेंट्स हो जाएंगी आजाद कश्मीर के अंदर। मुझे इस बात का पता है कि आजाद कश्मीर के लोग, खसूसन जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और वहाँ की जो पार्टी है इन पावर और अलायंसेस जो हैं, वो इमरान खान साहब से खुश नहीं है। आपने देखा ही था कि जब ये 370 विड्रॉ हुआ तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब कितने अग्रेसिवली बोल रहे थे, और इमरान खान साहब उनको कह रहे थे नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, कोई जरूरत नहीं ये करने की, कोई जरूरत। तो जज्बा तो है वहाँ बहुत सख्त इंडिया के खिलाफ, और आवाजें हैं कि कुछ करो, आपने किया कुछ नहीं, आपने किया कुछ नहीं। जी एनएस में ये आप बात कर रहे थे, मैं ये क्लिप मैं चाहता हूँ, ये 5 सेकंड का क्लिप है, जरा इसको देखें। इस तरह की चीज जो है ये अगर ये कम ही देखने में आई है इवन मेन स्ट्रीम पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का राउजिंग, हालिया तारीख में राउजिंग किस्म के जलसे, पैशनेट किस्म की आवाम का रिस्पॉन्स जो है। इसमें आपने आवाज नहीं दी ना, तो जी, अब हमें आवाज सुनाई नहीं हमने नहीं देता। दी, क्योंकि आपको पता है कि पहले ही हम पे बड़े अटैक्स होते हैं। वो कहते हैं कि जी ये नून लीग का यहाँ पे बोलना प्रमोट हो रहा है, तो फिर वो नारे शारे आगे तो उन्होंने फिर आपको, मुझे और नजम साहब को छोड़ना नहीं है। ट्विटर के ऊपर थ्रेड बन जाएंगे कि जी वाह, लिफाफे और नवाज और ये और वो, इसलिए हमने कहा कि सिर्फ इमेज ही दिखा दिया जाए। बहरहाल मैं क्विकली ये भी चाहूंगा कि आप एनएसएस के ऊपर भी कमेंट कर दें कि ये क्या वजह है कि आपने ये कहा कि लोग रिस्पॉन्ड करें। क्या पाकिस्तान में जो गवर्नेंस का इस वक्त आलम है, या मईशत की जो बात की जाती है, क्या आजाद कश्मीर वाले भी ये देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के साथ नहीं जाना, हमने ये जो आप इम्प्लाई करें, हो सकता है अव्वल तो मेरा तो ये ख्याल है कि एंड में यही होता है कि ओवरनाइट चीजें बदलती हैं, होना वही है। बट एटलीस्ट इन जलसों की हद तक लोगों में ये लग रहा है कि इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, हम वो नहीं चाहते हैं जेके में। इज आप दैट सही कह रहे राइट? हैं, आई थिंक सही कह रहे हैं। आखिर में क्या होगा वो तो उस वक्त लोग फैसला करेंगे, और वो फैसला यही होगा कि ये हुकूमत जा रही है या रह रही है। अगर लोग ये समझते हैं ये हुकूमत नहीं बच सकती तो फिर वो वोट स्प्लिट हो जाएगा। अगर वो समझते हैं नहीं जो भी होगा ये हुकूमत रहेगी और नथिंग टू वरी अबाउट, तो फिर पीटीआई को वोट पड़ेगा। मगर मैं समझता हूँ कि स्प्लिट हो जाएगा वोट उस तरीके से जैसे बड़ी क्लियर कट मिलती थी ना। अब जो होगा क्या कि वहाँ जो लाइकलीहुड नजर आ रही है मुझे कि पीटीआई और पीपीपी शायद मिलके वहां को हुकूमत बना लें, बिकॉज पीपल्स पार्टी तो तैयार है ना बात करने के लिए। उनके अपने रीजंस हैं, हम समझते हैं उनकी मजबूरियां क्या हैं। और हम ये भी समझते हैं कि पीपल्स नून लीग की मजबूरियां क्या है। उन्होंने तो एक बयानिया लिया हुआ है और वो टिके हुए हैं उसके ऊपर, और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मुझे तो यकीन है उनका बयानिया जो है वो कामयाब होगा। मगर लोग जो जाहिर है कि वो लोग नहीं समझ उस बात को। मैं तो बड़ी दूर की चीज देखता हूँ, क्योंकि देखिए अब जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को अब पाकिस्तान अवाम के अंदर धक्का लगा है, ये 70 साल में कभी नहीं हुआ। और ये बढ़ेगी बात, ये कम नहीं होगी। बढ़ेगी इसलिए क्योंकि
अब आपको सारी दुनिया जो है ना, अब वो उसने आपको घेर लिया है और आपके पास जैसे कहते हैं ना दाने बंद हो गए, दाने खत्म हो गए। अब आप उस तरीके से नहीं मुल्क को चला सकते जैसे आपने पहले चलाया था। कोशिश करेंगे मगर जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा। जितनी जल्दी कुछ अच्छे फैसले करते हैं तो बेहतर होगा। ये अब सिविलियन सुप्रीमेसी के बगैर, और वो भी सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। जी, आखिरी जाते जाते वो उसकी वकास गुराया वाले केस की बात कर ले जरा। वो जो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने एक शख्स को डिटेन किया लंदन में, उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि वो जाकर हॉलैंड में वकास गुराया की कत्ल की साजिश बना रहा था या क्या कर रहा था। जाहिर बात है अभी उसकी तहकीकात होनी है, मुकदमा आगे बढ़ना है। आज इब्तदाई पेशी हुई। मैं चाहता हूं कि आप दोनों इसके ऊपर एक क्विक कमेंट करें, जो कि आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि जाहिर बात है इस पर भी बहुत स्पेकुलेशन हो रही है और सोशल मीडिया पे तो खैर जो कुछ बहुत सारी चीजें एग्जैजरेटेड भी होती हैं। लेकिन ये कि ये चीज सीरियस है और मैं चाहूंगा कि सेठी साहब आप करें, फिर सोलंकी साहब मैं आपसे भी आपका कुछ एक व्यू लूंगा इसके ऊपर। देखिए बड़ी मुख्तसर बात यह है कि वरोया साहब के पीछे तो एजेंसियां पड़ी हुई थी। ये यहाँ से फिर डिसअपेयर भी हुए और उसके बाद चले भी गए। अब मसला पता क्या है? मसला ये है कि वो तो उन्होंने तो अपना रवैया बरकरार रखा, जो भी है रवैया उनका, एंटी एस्टैब्लिशमेंट रवैया। और भी लोग हैं वहाँ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात करते हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि एक माहौल ऐसा बना हुआ है जैसे कि वो टारगेट हो रहे हैं वहाँ। कनाडा के अंदर एक खातून मिस्टीरियसली बलोच एक्टिविस्ट, उसके ऊपर भी बहुत से सवालिया निशान है, ये क्या हुआ। अब गुरैया साहब, इसके अलावा एक जो साथी मारे भी गए हैं मेरा ख्याल है एम्स्टरडैम में या कहीं आ, जी, क्या साजिद ये साजिद हाँ स्वीडन में, स्वीडन में, बलूचिस्तान। स्वीडन जी, स्वीडन स्वीडन में। और और ये मुझे इल्म है कि हर एजेंसी जो है, पाकिस्तान की हो या इंडियन हो या जो भी इजरायली हो, वो अपने डिसिडेंट्स जो है जहां भी हो, जिस मुल्क में भी हो, उनके ऊपर बड़ी कड़ी नजर रखते हैं। इससे कोई शक नहीं है। आई नो दैट ये होता है, पार्ट ऑफ देयर जॉब। तो बात यह है कि ये बदनामी का बायस है। मैं समझता हूँ ये बहुत अहम केस है। ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस दैट आई हैव सीन इन ईयर्स, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है, बेसिकली टारगेटिंग ए डिसिडेंट जर्नलिस्ट। और जो जो खबरें हमें, क्या विस्पर्स जो हमें मिल रहे हैं, वो यही है कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। आप समझ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपने अमेरिकन गैंगस्टर मूवीज तो देखी होंगी जी, कि जी, किसी बहुत पे सारी देखी। मिस्टीरियसली कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों के ऊपर कर दिए जाते हैं। तो अब बात यह है कि ये बात चलेगी अब कि कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैं समझता हूँ ये भी बदनामी का बायस बनेगी। और दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस मैटर, वेरी सीरियस मैटर। और अंग्रेज जो है इसको खेलेगा इसके ऊपर। अंग्रेज को आपसे भी कुछ लोग चाहिए, आप दे नहीं रहे हैं उनको। वही अल्ताफ भाई वाले अभी तक लेके बैठे हुए हैं उनको। और आप अभी तक आपने वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। और मेरा ख्याल है गोरों ने ये सोचा कि एक अच्छा मुर्गा हाथ में आया है और इसके साथ कुछ और भी उनकी नेगोशिएटिंग पोजीशन vis-a-vis योर नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट बेहतर हो सकती है। बट दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस अरेस्ट, वेरी सीरियस अरेस्ट। जी, बिल्कुल, ये सीरियस केस है। सोलंकी साहब आपका कोई व्यू? मैं यही कहूंगा कि बर्तानिया और हॉलैंड, वहां पर ये जो भी गिरफ्तारी अमल में आई है, इसकी तफ्तीश जरूर होगी और जो हकायक हैं वो सामने आएंगे। मुझे नहीं मालूम कि लड़की के भाई जो हैं वो उसके पीछे थे या कोई फर्द था या कोई गैंग था या कार्टेल था या स्टेट थी, जो कुछ भी था, ये चीजें सामने आएंगी। अब तवक्को तो यही है कि जो यूरोपीय जमहूरियत है वो जो हकायक हैं वो सामने ले आएंगे और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिलेगी। मैं तो इतना ही कहूंगा। जी, मेरे ख्याल से बात ये है सेठी साहब और सोलंकी साहब, कि आपने जो बदनामी वाली बात कही है वो मेरे ख्याल से अगर
अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर इसमें यहाँ से कोई इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के अंदर से, वाकई में किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको फिर जब आप ऑप्शन वे करते हैं या उसको देखते हैं, तो आप देखते हैं किस चीज से ज्यादा बदनामी होती है। क्या वकास गुराया की ट्वीट्स जो हैं, 8-10 ट्वीट्स जिनमें के जैसा भी लहजा या जो भी बात हो, उससे ज्यादा बदनामी होती है कि इस तरह के केसेस से बदनामी होती है? मेरे ख्याल से ये भी सोचने की जरूरत है। ये दुनिया अब इस कदर बदल गई है, इतनी इंटरकनेक्टेड हो गई है कि अब ये मामला जो है, ये छोटी सी चीज भी जो है वो भड़कती है और बनती है और चलते जाती है। तो मेरे ख्याल से हमें हमें इसके ऊपर भी एक बात होनी चाहिए, एक लार्जर डिबेट की जरूरत है। ये आपने सही कहा कि इजराइल और इंडिया और ईरान का भी केस आया था कि उन्होंने अपना एक डिसिडेंट जो था उसको भी एफबीआई ने भी रिवील किया है पिछले हफ्ते, कि उसकी उसकी पूरी एक मर्डर की कोशिश की गई थी। सऊदीज के ऊपर इल्जाम आया, यूएई के ऊपर आया, वगैरह वगैरह, बड़ी लंबी फहरिस्त। लेकिन क्या ये आउटडेटेड आउटमोडेड टैक्टिक्स नहीं हो गए सैडी साहब कुछ और करने की? डोंट डोंट आवर फ्रेंड्स हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स? हमेशा इस किस्म की चीजें आर्म्स लेंथ पे होती हैं, हाँ और जी, आर्म्स लेंथ का तो मतलब ये है कि फिर इट कंटिन्यूज ठीक। मैं अनफॉर्चुनेटली। जाते जाते जी ब्लॉगर्स और ये व्हाट्सएप क्रिटिक्स, इट्स हाँ स्टूपिड, एक्चुअली जी वेरी बिल्कुल। स्टूपिड कि अच्छा, इनके ये बारे में फसी आप कुछ करें भी। जी फसी जका ये पूछ रहे हैं एक सवाल कि इस पेगासस the same software that a brief in TFT's Gupshup once mentioned about an expensive WhatsApp tracker that Yes. Pakistan has limited license for? नहीं नहीं नहीं, देखिए हाँ मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी लोगों ने अप्लाई किया था टू व्हाट्सएप कि हमें एक्सेस दें आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। इन्होंने धमकी दी कि फिर हम आपको नहीं चलने देंगे यहाँ। मगर क्यों फिर ये जो सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब, ये सब एक लेवल पे ये इकट्ठे होते हैं जहां इनकी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, दे ऑल गेट टुगेदर। तो व्हाट्सएप इज नाउ ओन्ड बाय फेसबुक एज यू नो, एंड तो इसलिए वो पीछे नहीं हटे। इवेंचुअली जो सोल्यूशन थोड़ी बहुत निकली है, आपको याद होगा एक जमाने में ब्लैकबेरी होता था याद है आपको? सबसे पहला इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर और फोन्स जो थे वो ब्लैकबेरी के थे, जी हाँ ब्लैकबेरी। बिल्कुल। अच्छा, तो जी जी वहां भी ये मसला ये हुआ कि इंडिया ने और साउथ और यूएई वगैरह ने और सऊदी अरेबिया ने ब्लैकबेरी को कहा हम आपको चलने नहीं देंगे अनलेस यू गिव अस एक्सेस। आप जो अपने सर्वर्स हैं वो हमारे मुल्कों के अंदर रखें ताकि हम एक्सेस कर सकें, डेटा ले सकें, एंड दे रिफ्यूज्ड। इवेंचुअली बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद ब्लैकबेरी बेसिकली वेंट आउट ऑफ बिजनेस। वो अब एक स्पेशल फैसिलिटी रखते हैं फॉर द वेस्ट, फॉर कॉर्पोरेट अमेरिका स्पेशली, मगर उन्होंने ब्लैकबेरी रिम की जो सारा वो इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर वो सारी सर्विस बंद कर दी है, बिकॉज दे कुडंट कोप विद दीज कंट्रीज। ये नहीं करने दे रहे थे, कह रहे थे हम नहीं करने देंगे। इन्होंने व्हाट्सएप के साथ भी यही किया। इवेंचुअली जो मेरी इंफॉर्मेशन है मे बी रॉन्ग, और आई हैव टू बी केयरफुल बिकॉज व्हाट्सएप में ऑब्जेक्ट टू दिस। व्हाट्सएप हैज टू आंसर अ क्वेश्चन। क्या व्हाट्सएप ने ये कहा है कि ठीक है आप केस बाय केस हमें अप्रोच करें, हम रिव्यू करके लाइसेंस देंगे आपको, कि आप लाइसेंस से बता दिए विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, बट यूल पे फॉर द लाइसेंस एंड यूल फर्स्ट अप्लाई फॉर द लाइसेंस। मतलब है रजा रूमी को उन्होंने टैप करना है व्हाट्सएप, so they will have to make a dossier on Raza Rumi and say why they need to tap you and give it to WhatsApp, and WhatsApp will review it and say okay, reject it, or they may say no, you have a case, ये national security का issue है, तो फिर आप इतने पैसे दें और हम आपको एक्सेस दे देते हैं, या आप स्पेसिफिक जो एक्सेस मांग रहे हैं वो हम डेटा आपको दे देते हैं। मगर इट्स अ केस बाय केस लाइसेंस। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मे बी रॉन्ग, सो मैं क्लियरली अभी ये कह दूं कि बट माय अंडरस्टैंडिंग वाज कि इस किस्म की लिमिटेड एक्सेस व्हाट्सएप ने दी है लोगों मुल्की एजेंसियों को। अब हमें मिली है नहीं मिली, आई डोंट नो किसको मिली किसको नहीं मिली, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी लीगल इश्यूज हियर, बट माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट सच फैसिलिटीज कैन बी मेड अवेलेबल। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आखिर में बस ये ऐड कर देता हूँ कि व्हाट्सएप को चूंकि फेसबुक ने खरीद लिया हुआ है
और फेसबुक मैसेंजर और फेसबुक बिल्कुल ओपन है, वो पैसों के लिए कुछ भी आपका डेटा बेच देंगे जिसको टू द हाईएस्ट बिडर। इसलिए व्हाट्सएप की कोई खैर नहीं है। मेरा सब नाज़रीन से भी यही मशवरा होगा कि व्हाट्सएप पे आप जोक्स शेयर करें, मीम्स शेयर करें, लेकिन अपनी जाती इंफॉर्मेशन, अपने बैंक अकाउंट, अपना क्रेडिट कार्ड, अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट, उसके लिए सिग्नल या टेलीग्राम की तरफ जाएं। रजा रुक जाओ, रजा रुक जाओ, रजा रुक जाओ। आप ऐसे लग रहा है कि यू आर अंडरमाइनिंग वन ऐप एंड प्रमोटिंग अनदर ऐप। ये हमारा काम है, ये ना करें ऐसे आप। उसकी वजह ये है कि यू आर ओपनिंग योरसेल्फ अप फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ। तो आप सिक्योरिटी की तरफ से मैं कह रहा हूँ, आप बहुत सॉरी कर दें आप जल्दी से। चलो जी, रिवर्स कर रहे तो आज का हमारा जी रिवर्स हो गया जी, रिवर्स हो गया। और थैंक यू एक्सपंज हो गया। The remarks have been expunged by the speaker। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि अभी ताहिरा जबीन साहिबा कह रही थी कि जी आपने वो करीमा बलोच का नाम नहीं लिया। जी बिल्कुल नाम लिया है, सैडी साहब ने भी लिया है, सोलंकी साहब ने भी लिया, हमने भी लिया है। नाम लेने से कोई नहीं डरता और ना कोई ऐसा मसला है जो कि वो बात नहीं है। और एक और उनका कमेंट है कि जी आप लोग बड़े टिल्टेड हैं, और ये वो बात ये कि हमारा काम ये नहीं है टिल्ट होना कि नहीं होना, जो सामने दिखाई देता है उसके ऊपर बात करते हैं, जो दीवार पे लिखा होता है उसकी बात होती है। अगर आपको इससे एतराज है तो क्या किया जा सकता है? नहीं ऐसी भी बात यह है कि कुछ लोग यकीन करते हैं ना कुछ बातों पे। हाँ। हम कहते हैं जी हो सकता है आप सही हो, बट हमारे पास एविडेंस क्या है? तो हमारे को देखो ना, विदाउट एविडेंस हम नहीं कोई बात कर सकते। और हमारी ये कोशिश होती है, जब भी मैं कोई बात करता हूँ, मेरे पास कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं उसकी बात कर देता हूँ, और अगर डेफिनेट नहीं होती तो मैं क्वालिफाई कर देता हूँ। अब हमने हवाला तो दे दिया कि कनाडा के अंदर ये हुआ, स्वीडन में ये हुआ, फलानी जगह पे ये हुआ। अब हमें नहीं पता ये किसने किया है, बट दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। हम नहीं किसी पे इल्जाम लगाना चाहते। आप लगाना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं उनमें से कोई तो लगाएं। आप लगा भी रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट हम नहीं लगा सकते इन दैट वे। थैंक यू एनएस। और आज आप सबसे इजाजत। नाजरीन ज्वाइन करने का शुक्रिया। सोलंकी साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और कल शब 9 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी।